हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डेली क्लासेस। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो फ्रेंड्स, एक बात तो बहुत क्लियर है। आपके जो लेसन है, जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा हैं। आपको चीज़ें कंप्लीट करनी है और सिलेबस थोड़ा बहुत ब्रॉड दिया हुआ है। सबको लगता है कि अरे यार इतना नहीं आएगा, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो आप क्या करिए कि आप अच्छे क्वेश्चंस को करिए जैसे मैं करवा रही हूँ। आप अपनी बुक से भी मिलाइए, मैच करिए, सीरीज़ को पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आपको पढ़नी है। आप जितना अच्छा क्वेश्चन के सेटअप को समझ जाएंगे वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो चीज़ उस समय एग्जाम में क्लिक कर जाएगी कि हाँ ये मैंने पढ़ा था और ये इसका आंसर राइट, हमें ये करना है। आपको इस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। आज की जो ये क्लास है, कंप्यूटर लेसन फर्स्ट है। कंप्यूटर का जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिलेबस बहुत ब्रॉड है और क्वेश्चन उतने आते नहीं हैं। ये देखने को मिला है, प्रीवियस मैं करवाऊंगी, आप देखिएगा प्रश्न बहुत कम आता है। और लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है कि लगता है कि कैसे कंप्लीट होगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको चैप्टर वाइज जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको टॉपिक के तौर पे करवा दूंगी। अदरवाइज आप एक्सरसाइज जो है करते चलिए। एक्सरसाइज अगर आप करेंगे ना, उससे प्रॉफिट क्या होगा कि आपका क्वेश्चन तैयार होता रहेगा और आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के ले आए। अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, बुक से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको अच्छे क्वेश्चन का सेट करवा रही हूँ। लेसन फर्स्ट से करवा रही, फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे। जैसे हमने मैथ में किया है वैसे हम कंप्यूटर में भी करेंगे, ऐसे हम एसएसटी में भी करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज क्लियर हो। इस चैप्टर से अगर प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। ये मेरा मोटिव है आपको ये चीज़ें करवाने का। देखो बच्चों, जो चीज़ें सही में होती वही करवाऊंगी आपको। मैं बहुत लेंदी प्रोसेस के तरीके से नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम करना है, टीचिंग भी लग चुकी है, उसकी फाइल वगैरह बनानी, पढ़ाई भी करनी। इतना ज़्यादा हो जाएगा लोड आपके ऊपर कि आप कर नहीं पाओगे। इसलिए आप क्वेश्चंस को करते चलो, समझते चलो, और क्वेश्चंस में वो जो टॉपिक है वो मैं कवर करवा दूंगी। तो चैप्टर का चैप्टर हो जाएगा, क्वेश्चन का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कंप्यूटर लेसन फर्स्ट जो हमारा है उसकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए, क्वेश्चंस अच्छे थे या नहीं। आगे देखते हैं आज का पहला प्रश्न। मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ, सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? जो सबसे पहले कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, बना था, उसका क्या नाम था? राइट आंसर इसका यहाँ पर है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक का फॉर्मेशन हुआ था। इसका नाम क्या है? इनैक। हम इसको क्या पढ़ते हैं? इनैक पढ़ते हैं, ENIAC। एक बात और, ये हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। का आविष्कार किया गया था। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? जो आविष्कार हुआ था उसका नाम इनैक था। इनैक का फुल फॉर्म आपको आएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। करेक्ट है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि कंप्यूटर का हिंदी में क्या नाम है, या कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर जो हम पुकारते हैं वो इंग्लिश है, तो कंप्यूटर का गणना करता है, इसलिए हम इसको संगणक कहते हैं। कंप्यूटर का काम क्या है? गणना करना, इसीलिए हम इसको संगणक कहते हैं। आप देख सकते हैं संगणक इंग्लिश में ऐसे, हिंदी में ऐसे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, मैंने जो लिया है, भारत में पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में जो पहला कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था, बनाया गया था, उसका नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये जो कंप्यूटर क्वेश्चंस हैं बहुत जगह आते हैं, बहुत सारे एग्जामों में आते हैं, और सुपर टेट में कंप्यूटर आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर भी पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है, कंप्यूटर का जनक कहते हैं। कंप्यूटर के जनक किसको कहते हैं, या कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर का नाम है चार्ल्स बेबेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? जो सबसे पहले कंप्यूटर हुआ था, खोज हुई थी, वो भी मॉडर्नाइजेशन कंप्यूटर, तो वो 1946 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर है 1946। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, एकीकृत परिपथ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है। किस जनरेशन में हम आईसी का प्रयोग करते हैं, या आईसी का इस्तेमाल करके किस जनरेशन के कंप्यूटर को बनाया गया है? तो आप राइट आंसर है इसका तृतीय पीढ़ी, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो आईसी पर बेस्ड थे, इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया है, या किसका प्रयोग करके बनाया गया है? तो आप बताएंगे आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, एकीकृत परिपथ का। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि आईसी का इस्तेमाल किस में किया गया, तो आप बताएंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है उसमें हमने आईसी का प्रयोग किया है। ठीक है, बात करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं।
7वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी प्रायः बनी होती है। जो आईसी होती है किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी है? राइट आंसर है इसका सिलिकॉन। आप बता सकते हैं कि आईसी जो होती है थर्ड जनरेशन में यूज़ की जाती है, जिसमें सारे कंप्यूटर बनाए गए हैं थर्ड जनरेशन के, वो सिलिकॉन पर बेस्ड हैं। ठीक है बात, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर अभी तक का कौन है? तो राइट आंसर है आपका सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा है, सबसे तेज है, सबसे महंगा कंप्यूटर है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो करेक्ट आंसर चार्ल्स बेबेज है इसका। आगे बढ़ते हैं। 10th देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? जो कंप्यूटर के क्षेत्र में ये महान क्रांति आई है, मतलब हमेशा कंप्यूटर में जो चीज़ें थी, दिन प्रतिदिन हर 6 मंथ में नया कंप्यूटर लॉन्च होना, नई चीज़ें इसमें इनबिल्ट होना, नए प्रोसेस को ऐड करना, नया सॉफ्टवेयर डालना, बहुत सारा जो प्रॉब्लम, जो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आई वैसा सोल्यूशन ढूंढा गया। तो वो जो ये क्रांति की शुरुआत हुई है वो 1960 से हुई है। कब से हुई? 1960 से ये चीज़ देखने को मिली है कि अब सारे सिस्टम्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं। जैसे हमारे मोबाइल अपडेट होते हैं हर 6 महीने पे, देखिए हर 3 महीने 4 महीने में नया नया मोबाइल निकलता रहता है, वैसे ही कंप्यूटर की भी क्रांति 1960 में आनी थी, देखने को मिली थी। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नो डाउट। 11 प्रश्न यहाँ पे है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं? तो करेक्ट आंसर इसकी 5 पीढ़ियाँ हैं। आपको यह ऑब्जेक्टिव में प्रश्न मिलेगा, लिखने को भी आ सकता है। आगे देखते हैं। ये रहा 13 क्वेश्चन आपके सामने, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? आप कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताइए, आएगा, ये आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी दिया है, आप दोनों में से चाहे जो याद कर सकते हैं। दोनों तो आपको याद रहेगा तो आप दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर हिंदी में भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। आगे बढ़ते हैं। 14th प्रश्न देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल पूछ लेगा, ऐसे लिखने को भी आ सकता है। कभी कभी क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, आपको उसमें से टिक करना पड़ेगा कि प्रथम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर है जो उस समय बनाया गया था। बहुत फंस जाएगा क्योंकि नाम एक जैसा मिलता जुलता रहता है, प्रश्न देखने को मिलता है, मैं दिखाऊंगी आपको, तो इसलिए आप एग्जाम्पल सहित याद रखिए तो आपको सही रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल, तो इनैक है, ईडीवीएसी है, ईडीएसएसी है, IBM 701 है, यूनिवैक 1 है। ये आपको याद रखने, मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी तरह थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है कि थर्ड जनरेशन जब चल रही थी तो किसके बेस पे बनाया गया? तो मैंने आपको बताया आरसी के बेस पे। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से हैं? तो IBM 360, IBM 370, 6600, अब PDP 8 है, PDP 11 है। तो ये आपको सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हर एक जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण आपको याद रखना है। फिर 16th देख लीजिए क्या है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल देख लीजिए। जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका उदाहरण क्या है? कैरे 1, कैरे 11, एप्पल 11, वैक्स 9000। ये बहुत बार पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है। अब समझते हैं, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर क्या है? आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसलिए यह प्रश्न आपको आना चाहिए। कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्या है वो? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है, जो किसी भी प्रकार के डाटा को क्रमबद्ध यानी कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करता है, और सभी प्रकार की गणित यानी कि कैलकुलेशन, मैथ वाली, तार्किक यानी कि रीजनिंग प्रॉब्लम्स को अत्यंत कम समय में, संपूर्ण समय में शुद्धता के साथ हल करता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को क्रमबद्ध करती है, नियंत्रित करती है, सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक समस्याओं को अत्यंत कम समय में संपूर्ण शुद्धता के साथ, एक्यूरेसी के साथ उसको हल करती है, उसको सॉल्व करके आपको देती है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा जो मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वेबर्स की कंप्यूटर के विकास में क्या भूमिका थी? चार्ल्स वेबर्स जो फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, उनकी कंप्यूटर के विकास में ऐसी क्या भूमिका रही है जिसकी वजह से उनको फादर कहा जाता है कंप्यूटर का? तो देखते हैं राइट आंसर इसका क्या है। चार्ल्स वेबर्स ने सन 1822 में डिफेंस इंजन के नाम से, किस नाम से? डिफेंस इंजन के नाम से एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया था। उन्होंने
1822 में एक डिफेंस इंजन के नाम से एक ऐसी मशीन को इन्वेंट किया था, बनाया था, जिसे वर्तमान समय के कंप्यूटर का आधार माना जाता है, जिसे आज के प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का आधार माना मतलब बेस माना जाता है। नींव होती है ना, घर आपकी जो बनती है वो नींव पे बनती है, खड़ी रहती, वही इसका बेस माना गया, जिसके वो ऊपर सारे सिस्टम बनाए जा रहे हैं, वह क्या है। बाद में उन्होंने इस मशीन में सुधार करके इसका एक नाम जो है एनालिटिकल इंजन रख दिया था। डिफेंस इंजन पहले नाम रखा था, फिर बदल दिया, एनालिटिकल इंजन रख दिया और इसे जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन बना दिया। फिर इसको क्या किया, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग मशीन बना दिया, ताकि हर एक जनरल सामान्य इंसान भी उसका इस्तेमाल करे। कंप्यूटर वगैरह जब बना था ना, तो जब लड़ाइयाँ वगैरह हो रही थी तब बनाया गया था। तो लड़ाइयों के लिए बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स जो थे, जो मतलब सरकारी विभाग के लिए ये बनाया गया था, वो भी हाई प्रोफाइल लेवल पे। बाद में फिर इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, नाम ले आए, उसको पोर्टेबल बनाया। फिर बाद में बहुत सारी जो चेंजेस उसकी शुरुआत चार्ल्स बेबेज ने की थी, इसीलिए उनको फादर कहा जाता है। अगर कोई किसी चीज़ का जनक, तो इसका मतलब उसने कुछ चेंजेस ले आया, जो अच्छा ले आया है, तो इसीलिए उनको उस नाम से विख्यात है। ठीक है, बात करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। 19th प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो कंप्यूटर का आविष्कार सर चार्ल्स बेबेज ने किया है। यह प्रश्न रिपीट हो गया है। 20 क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर बनाने की प्रमुख कंपनी कौन कौन सी है? जो कंप्यूटर बनाती है फेमस कंपनी कौन कौन सी है? तो प्रेजेंट टाइम में 2 कंपनियां हैं, कौन कौन सी वो देखिए। एक तो पहली एप्पल है, जो मोबाइल बनाती, मैकबुक क्या नहीं बनाती, सब कुछ बनाती है। दूसरी IBM है, ये भी बहुत अच्छी कंपनियां हैं, दोनों इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। 21st क्वेश्चन यहाँ पे है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी क्या क्वालिटीज़, ऐसे प्रश्न आपको आता है 2 नंबर में। इसका पहला आप लिख सकते हैं कि इनमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट तकनीक का प्रयोग करके इनको बनाया गया। आपको यहाँ पे प्रश्न ये भी आता है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का किसका प्रयोग करके इनको इन्वेंट किया गया है? तो आप बताएंगे VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करके इनको इन्वेंट किया गया है। एक विशेषता यह हो गई। दूसरी है, इनमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक है। जो ये डाटा को कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही काफ़ी ब्रॉड में होती है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा था। इनमें जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगा था। ये जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर पर बेस थे, उनके बेस पर इनको बनाया जाने लगा था। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है बताने के लिए, लिखने के लिए। आप ऐसा लिख सकते हैं। अपने नंबर को अच्छे से 2 नंबर 1 नंबर में पूछे तो आपको उसको पूरा लिखना होगा। इस तरह की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सेकंड जनरेशन से आप क्या समझते हैं? जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनसे आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है सन 1960 में जब ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था, तो कंप्यूटर का आकार प्रथम पीढ़ी की तुलना में काफ़ी कम हो गया था। जब ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया गया था, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में इनका जो आकार था वो काफ़ी कम कर दिया गया था। इस दौरान बने कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। तो सेकेंड जनरेशन पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको किसके बेस पे बनाया गया था? तो आप बताएंगे ट्रांजिस्टर के। प्रथम को वैक्यूम ट्यूब पे बना था, दूसरा जो है ट्रांजिस्टर पे बना था, तीसरा जो है IC पे बना, चौथा जो है माइक्रो प्रोसेसर पे बना था। आपको ये बेस्ड वाले क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी टेक्निक का यूज़ करके किसको कब बनाया गया था, उदाहरण पूछेगा, विशेषताएं पूछेगा। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और जनरेशन के सन भी पूछता है कि कौन कब से कब तक चला था या कब से कब तक शुरू हुआ था। 23rd क्वेश्चन यहाँ पे है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, आपको इनकी क्वालिटीज़ बतानी है। इंटरनल मेमोरी प्रयोग करते हैं, इसमें इंटरनल मेमोरी का यूज़ होता है। इनकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, स्टोरेज बहुत कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे C, जावा, C++। ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पर यूज़ किए जाते हैं। इनका प्रयोग जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने के लिए इन सब चीज़ों के पर्पज से यूज़ होता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे देखते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या? जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सबकी जैसे फर्स्ट की हम जाने, सेकंड की हमने पढ़ा, वैसे हम यहाँ पे थर्ड की भी पढ़ेंगे। यह आकार में द्वितीय की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं। सेकंड के कंपैरिजन में तीसरे जनरेशन के काफ़ी छोटे होते हैं। इनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC का प्रयोग होता है और इनके द्वारा भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग है। इनके थ्रू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं। C, जावा, C++, ऐसे बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हुए प्रोसेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका प्रोसेसर। हम उसको प्रोसेसर कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में चेंज, आपने कोई डाटा दिया है तो वो इन्फॉर्मेशन में उसको चेंज करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आपको सामने रिप्रेजेंट करेगा, उसका जो रिजल्ट आपको देगा
वह जो डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। 26 प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं किसमें, डाटा में। कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन को परिवर्तित, क्या आप चेंज करते, आप उनको डाटा दे रहे हो फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चेंजेस क्या हुआ, डाटा से इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से डाटा, किसने किया, प्रोसेसर ने किया। ठीक है, बात करेक्ट है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, दोनों दिक्कत नहीं, करेक्ट होगा एएलयू का। आपको कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स भी याद रखने हैं, बहुत आते हैं, बहुत बार देखे गए हैं। 28 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत बार आता है। 29वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है कि सीपीयू का विस्तृत रूप लिखिए, यानी कि सीपीयू का फुल फॉर्म लिखिए। तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आंसर आपको मिल जाएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा है, गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह क्या है। कैलकुलेशन करने के लिए और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को, रीजनिंग को लगाने के लिए कंप्यूटर का ऐसा कौन सा भाग है, पार्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वह है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नाम से ही पता चल रहा है कि ये लॉजिकल यूनिट के जो काम, जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं उनको ये सॉल्व करता है। ठीक है, करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट। 31st क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो किस में होती है। तो वह भाग जो है वो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही प्रोसेसिंग होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा, सबसे तेज़, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर। तो वो राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान में किया गया था। तो सी डैक, ये बैंगलोर में है। सी डैक में जो है परम को बनाया गया था। तो दुनिया का जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है वो क्या है, वो परम है। कहाँ बनाया गया था, सी डैक संस्थान में बनाया गया था, जो कि इस समय बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं, 34 देखते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग आरंभ हुआ था, कब हुआ था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का हुआ था, मतलब एक साथ आप कई सारे प्रोग्राम को एक्टिव कर सकते हो, मल्टीपल काम कर सकते हो, तो यही है मल्टी प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 35वां प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस क्या है। तो राइट आंसर इसका है मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर पर क्या होता है, आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में आपको रिजल्ट दिखता है। आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, वर्ड बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड या बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड, बेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड, तो आप कुछ भी डालते हैं तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जो आउटपुट पर निकल के आती है, जो सिस्टम पे या मोबाइल पे निकल के आती है, वो इस सिस्टम पे मॉनिटर के रूप में आउटपुट देखने को आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलता है। फिर है 36वां प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। तो राइट आंसर इसका आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के प्रकार तकनीकी के, वैसे आप देखेंगे तो बहुत प्रकार हैं अलग अलग तरीके से। एक एनालॉग और ये वाला है, एक माइक्रो सुपर वाला, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। आपको यहाँ पे बताना है कि तकनीकी के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकार हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तकनीकी के बेस पर 4 प्रकार के कंप्यूटर हैं, याद रखिएगा। ये अलग है 2 तरीके से, एक माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये 4 हैं, और एक एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल है। ठीक है, बात करेक्ट है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, कार्यप्रणाली के आधार पर है, यहाँ पे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म पे कार्यप्रणाली के आधार पर 3 भाग, एनालॉग है, डिजिटल एंड हाइब्रिड है। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिए हैं इसीलिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर है। ये तकनीकी के आधार पर है तो आप माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी, सुपर ये बताएंगे, और कार्यप्रणाली के बेस पे पूछेगा तो एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन यहाँ पे, एनालॉग कंप्यूटर क्या है समझाइए। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है। वह भौतिक मात्राएं क्या है, जैसे लंबाई है, तापमान है, दाब है, गति है, लंबाई है। वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट करते हैं, जिसमें तापमान आता है, प्रेशर आता है, गति आती, लंबाई तथा चौड़ाई, एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग के एरिया में, इंजीनियरिंग और साइंस के इस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। घर और ऑफिस के कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। हाइब्रिड का मतलब है जो हाइब्रिड सीड्स होता है, वैसे यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। नाम से ही चीज़ें कुछ प्रतीत होती हैं कि क्या इसका अंतर्गत होगा, क्या इसके अंतर्गत होगा। ऐसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह से एक ही कम क्षमताओं से युक्त होता है उन्हें हम सुपर कंप्यूटर, या उन्हें हम ये यहाँ पे गलत है, उन्हें हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग की भी क्वालिटीज़ पाई जाएगी और डिजिटल की भी पाई जाएगी। जो काम एनालॉग करता है, जो काम डिजिटल करता है, उन दोनों को मिला के जो वर्क मिलेगा वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 40वां प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है।
डिजिटल कंप्यूटर नाम से है यानी डिजिटली चीज़ें इसके अंतर्गत होंगी। वह डिजिटल सिस्टम जो विभिन्न तरह की कई कैलकुलेशन करता है, कंप्यूटेशनल कार्य करता है। वह डिजिटल सिस्टम जो विभिन्न तरह की कई कंप्यूटेशनल वर्क करता है, कंप्यूट करने वाली मतलब गणना करने वाली, उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर वर्क करता है। बाइनरी सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। जो 2 अंक है क 0 और 1, वह है 0 और 1। कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। क्या होती है? कंप्यूटर की डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 41वां प्रश्न आपके सामने देख लें। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। माइक्रो कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार हैं तो वो आप समझिए। आप जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। जो आप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। आप जो टैबलेट यूज़ करते हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत। स्मार्टफोन जो आपके पास है वो भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न आपके सामने है। वे डिवाइस जो जानकारी एंटर करती हैं और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करके देती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। वह ऐसी कौन सी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करती हैं, जहाँ से आप उनको जानकारी या डाटा एंटर करते हैं तो वह होता है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से ही कुछ चीज़ें इनपुट करके सर्च इंजन में डालते हैं कि ये चीज़ें सर्च होंगी, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू आप उसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न आपके सामने। सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है तो वह माउस है। माउस से ही आप क्लिक करना, ड्रैग करना, सेलेक्ट करना, ऊपर नीचे करना, स्क्रॉल डाउन मूव करना, ऑप्शन को आइकन को चूज़ करना, सब आप उससे करते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी होती है? माउस होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 44वां प्रश्न आपके सामने। कीबोर्ड और माउस क्या है? दोनों इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस दोनों कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। 45वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? मॉनिटर डिवाइस का। आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आउटपुट जो देख रहे हैं, जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिख रहा है, वह क्या है? मॉनिटर डिवाइस है, क्योंकि मॉनिटर के स्क्रीन पर आपको दिखता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या है तो उसको माउस पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, क्योंकि आप उसे ड्रॉ करते हैं, उससे आप कोई चीज़ बना सकते हैं, खींच सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, तो वो क्या है? हमारा माउस है। ये एक इनपुट डिवाइस भी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 47वां प्रश्न है। मिनी कंप्यूटर को समझाइए। मिनी कंप्यूटर क्या है? मिनी का मतलब छोटा होता है, नाम से ही लग रहा है। मिनी कंप्यूटर मूलतः एक माध्यम आकार का एक मीडियम साइज का कंप्यूटर होता है। आकार मतलब शेप और क्षमता जो उसकी एबिलिटी होती है उसके दृष्टिकोण से मिनी कंप्यूटर वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम के बीच में आता है। ये वर्क स्टेशन जो बहुत ब्रॉडबैंड टाइप के होते हैं और मेन फ्रेम के अंतर्गत आते हैं। इनका आकार जो होता है वो छोटा होता है, पोर्टेबिलिटी भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, स्टोरेज क्षमता भी लगभग वो जो है मेन फ्रेम से कम और वर्क स्टेशन के बीच में आती है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 48वां प्रश्न है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार में कैसा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, साथ ही साथ इनकी स्टोरेज क्षमता भी जो जितने बड़े हैं उनकी स्टोरेज क्षमता भी ज़्यादा है। जितना बड़ा डब्बा होगा उतना ज़्यादा उसमें मिठाई आएगी। ठीक है बात, करेक्ट है। और इनको रखने के लिए एक अलग से कमरे या अलग से जगह चाहिए होती। मेन फ्रेम कंप्यूटर को रखने का अलग से कमरा या अलग से सेपरेट जगह चाहिए होती। ये बहुत विशाल होते हैं। कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और पावरफुल। ये जो कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम, ये मिनी कंप्यूटर से और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली भी होते हैं। लेकिन यह कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। सुपर कंप्यूटर से तो कम ही पावरफुल होते हैं, उनकी कंपैरिजन में ही कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 49वां प्रश्न आपके सामने है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है क्या? जो सभी कंप्यूटर्स में क्या लागू होती है, मतलब किसके बेस पे बनाए गए होते हैं? तो मशीन लैंग्वेज पे होते हैं। ये मशीन लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, उसी पे वर्क करते हैं। 50वां प्रश्न आपके सामने है। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा क्या है? तो उसका राइट आंसर है जावा। हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात आई थी कि जनरेशन में यूज़ होता है, तो वो है जावा। C++ भी है, सी भी है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो ऐसे ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, आपको टिक करना होगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ आज हमने पूरे 50 अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया। ये चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरेशन से क्वेश्चन है। आपका जो पहला चैप्टर जनरेशन का कंप्यूटर में दिया गया उसी से प्रश्न मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने टोटल 50 अच्छे टॉप मोस्ट क्वेश्चन को किया। 50 टॉप क्वेश्चन को हमने आज किया वो कंप्यूटर के लेसन फर्स्ट से किया है। एक्सरसाइज फर्स्ट है ये हमारी। हम इसी तरह लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 जितने लेसन वाइज है वो करेंगे और सारे टॉपिक से क्वेश्चन राइज कर लेंगे। किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेते हैं। आप टॉपिक पढ़ लीजिए या टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोनों एक ही है, आपका काम हो जाएगा। पेपर में आपको क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि सिलेबस जो है कंप्यूटर का काफ़ी बड़ा है, तो आप क्वेश्चंस के फॉर्म में कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कम समय में आप मल्टीपल टाइम रिवाइज भी कर लेंगे, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आई होप आपको क्लास पसंद आएगा। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि ये तरीका आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।